Srita Yadav and you are on GATE Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on GATE Chemical Planet. आज हम डिस्कस करेंगे IUCL एग्जाम के बारे में। IUCL का एग्जाम 24 अक्टूबर को होने वाला है और यहाँ पर पंप से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कुछ डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में IUCL एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप टेक्निकल पोर्शन को तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं, लेकिन जब आप गलती करते हैं, जब आप बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़कर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस भी कई बार MRPL, HPCL के एग्जाम में, RCFL और हर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो IUCL के एग्जाम में भी कई बार केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बेसिक केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और उन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको उनके आंसर याद करने में जरा सी भी दिक्कत ना हो। तो आप मेरे साथ सीरीज के अंत तक बने रहिएगा और हम यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव। कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होता है? रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर जिरकोनियम। तो रेडियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जिरकोनियम के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। जिरकोनियम इज नॉन रेडियो एक्टिव। जिरकोनियम जो होता है नॉन रेडियो एक्टिव होता है। ये एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसका सिंबल ZR से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इसका 40 होता है और एटॉमिक मास 91.224 होता है। अगर हम जिरकोनियम के नाम की बात करें तो इसका जो नाम है जिरकोनियम, एक मिनरल है जिरकॉन, उससे लिया गया है और जिरकॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जिरकोनियम। तो जिरकोनियम नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिरकोनियम। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज which of the following has highest frequency? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रेज और एक्स रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम बात करें तो जो गामा रेज होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज अबव 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। गामा रेज यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयर, व्हाट इज एयर? यहाँ पे पूछा गया है। एयर एलिमेंट होता है, सॉल्यूशन होता है, कंपाउंड होता है या फिर मिक्सचर होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर देने से पहले हम बढ़ेंगे अपने बेसिक कंसेप्ट की तरफ कि व्हाट इज एयर। एयर इज एयर हैज अ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वेरियस अदर गैसेस इन ट्रेस अमाउंट। नाइट्रोजन present is 78% and oxygen is present 21% in the air. Organ gases is present in trace amount. Other gases are also present in trace amount and the carbon dioxide is also present in the air. यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ नियॉन, हीलियम, मीथेन, वाटर वेपर, krypton, hydrogen, xenon and oxygen are also present in the trace amount. तो ये है एयर का एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। एयर जो होती है वो मिक्सचर होती है वेरियस गैसेस का, तो एयर यहाँ पर मिक्सचर होगी और मिक्सचर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर आइसोमर्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स और एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स होगा या आइसोटोप्स होगा। ओजोन क्या है ऑक्सीजन का? तो अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो एटॉमिक ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक एटम होता है। डाई एटॉमिक ऑक्सीजन जिसको O2 बोलते हैं, वहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं और ओजोन जो कि O3 होता है वहां पर ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है
तो वो जो डिफरेंट फॉर्म होती है वो कहलाती है एलोट्रॉप्स। और यहाँ पर जो कि O3 है, जो कि ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, इट इज वेरी रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। और O3 जो होता है, इट इज अ पेल ब्लू गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो O3 जो है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है। करेक्ट ऑप्शन है एलोट्रॉप। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड टू रेड इन द सॉल्यूशन ऑफ विच। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है कौन से सॉल्यूशन में? एसिड के सॉल्यूशन में, बेस के सॉल्यूशन में, एल्कली में, या फिर साल्ट में। तो जो एसिड होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ एसिड के बारे में, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एसिड जो होते हैं वो सॉर होते हैं टेस्ट में। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड एसिड रिएक्ट्स विद सम मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑल्सो। एंड एसिड डिसॉल्व्स कार्बोनेट सॉल्ट्स एंड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड होता है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन एसिड रहेगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि बेस क्या होते हैं। बेस बिटर होते हैं टेस्ट में, और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, यानी कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। स्लिपरी होते हैं नेचर में। और यहाँ पर मैं अगर आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो द मेन यूज ऑफ लिटमस, लिटमस का मेन यूज क्या होता है? लिटमस का जो मेन यूज होता है वो ये चेक करने में होता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लाइट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू द रेड अंडर द एसिडिक कंडीशन एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर द बेसिक और द एल्कलाइन कंडीशंस। और जो न्यूट्रल लिटमस पेपर होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा एसिड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन द रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स। कह रहे हैं कि जो कोबाल्ट 60 है वो रेडिएशन थेरेपी में ब्लड कैंसर में यूज किया जाता है। और यही क्यों यूज करते हैं? अदर एलिमेंट्स को हम यूज क्यों नहीं करते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेन रीजन फॉर द wide use of cobalt 60 in the radiotherapy is that it has a longer life of 5.27 years more than other gamma emitters। तो अदर गामा एमिटर्स के कंपैरिजन में इसकी जो लाइफ होती है कोबाल्ट 60 की वो ज़्यादा होती है। और जो कोबाल्ट 60 होता है वो गामा रेस को एमिट करता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गामा रेस। ये क्वेश्चंस कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में भी आ चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए जाइएगा, उनके आंसर आपको पता होने चाहिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और एंड डी ऑप्शन इज ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ती है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं, बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करें जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमने दो कंपाउंड लिए हैं, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है उसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन में। और जो ऑक्सीजन होता है उसमें 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्डिंग होती है। तो जो आपका नाइट्रोजन है इट विल टेक मोर एनर्जी टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड इन द ऑक्सीजन। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन। यूरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? यूरिन ऑफ मैमल्स में, मैमल्स के यूरिन में प्रेजेंट होता है, या फिर सॉर मिल्क में प्रेजेंट होता है, या सोडा वाटर में प्रेजेंट होता है, या रेंसिड बटर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक डेटा को शेयर करना चाहूंगी जो कि मैंने बनाया है टेबल आपके लिए। यूरिन ऑफ मैमल्स में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, और रेंसिड बटर में ब्यूटराइक एसिड
प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्च आयोडाइड पेपर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडाइड और आयोडाइड आयन। तो यहाँ पे हम स्टार्च आयोडाइड पेपर के बारे में देखेंगे कि स्टार्च आयोडाइड पेपर क्या करता है। दिस टेस्ट पेपर allows the quick and easy detection of strong oxidizers like nitrite and free chlorine। तो ये जो पेपर होता है स्टार्च आयोडाइड पेपर, इसका यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिटेक्ट करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देख कर जाएं। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, क्या नाम होता है उसका, केमिकल फार्मूला उसका क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, या फिर बेंजीन सल्फोनामाइड होता है, और नन ऑफ दिस क्या रहता है? तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगर हम इसकी बात करें, हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करें, तो इसका जो केमिकल फार्मूला रहता है वो होता है C6H5SO2Cl, और ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो प्राइमरी अमीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू द सल्फोनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट which is soluble in the NaOH। और अगर सेकेंडरी अमाइंस की बात करें तो सेकेंडरी अमाइंस गेट कन्वर्टेड इनटू द सल्फोनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट which is insoluble in NaOH। ठीक है, और अगर हम तीसरे की बात करें, टर्शरी अमाइंस की बात करें, तो देयर इज नो रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट विद टर्शरी अमाइंस। तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। So now we will move on to the next question. Acid used in the eye wash is, eye wash में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? बोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि बोरिक एसिड जो होता है वो आपके, जब आपकी आंखों में इरिटेशन होती है तो डॉक्टर जो आपको एसिड देता है आई वॉश करने के लिए, उसमें बोरिक एसिड मिला रहता है। तो बोरिक एसिड का यूज किया जाता है अगर आंखों में इरिटेशन होती है, तो आंखों को क्लीन करने के लिए बोरिक एसिड वाले जो आपके मिक्सचर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड कितनी होती है? 6.35 टू 6.45, 7.35 टू 7.45, 8.35 टू 8.345 और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक रेंज पूछी गई है कि ह्यूमन ब्लड की पीएच की रेंज कितनी होती है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, कह रहे हैं कि एक कौन सा एलिमेंट होता है जो सभी एसिड में पाया जाता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, या फिर सल्फर होता है। तो एसिड को अगर हम देखें तो एसिड्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वहां पर H आयन जो होता है वो रिलीज होता है। एसिड जब भी डिसॉल्व होते हैं तो वो H आयन को रिलीज करते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन जो होगा इट इज द कॉमन एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल द एसिड। ठीक है, सारे एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट जरूर होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ which HCl and NaCl, chlorine and CO3, and chlorine and HCO3, and HCO3 and H2CO3। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो बफर एक्शन होता है ब्लड का, जो बफर एक्शन होता है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड जिसको कि हम H2CO3 बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन जिसको हम HCO3 बोलते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is present in the blood।
तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा H2CO3 एंड HCO3। तो H2CO3 और HCO3 जो है वो डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम सभी ने सुना है कि HCl बोलते हैं। क्या आपको उसका दूसरा नाम पता है कि उसका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम मैं आपको बताऊंगी, ऑप्शन में आपको बताती हूँ। क्लोरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, गैलिक एसिड और मुराटिक एसिड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो HCl होता है, HCl is also known as muriatic acid and it is aqueous solution of hydrogen chloride. It is a colorless solution with pungent smell and it is used as a important laboratory reagent and industrial chemical. It is a component of the gastric acid in the digestive system of most animal species, including the humans also. तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, म्यूरेटिक एसिड। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया क्या होता है? ये इसके चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 और 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated H2SO4 और गैलिक 3 parts of concentration H2SO4 and 1 part of concentrated HNO3। ठीक है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका फोर्थ ऑप्शन रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 का। और ये पेल ऑरेंज कलर का फ्यूमिंग लिक्विड होता है और ये डिसॉल्व होता है नोबल मेटल्स और गोल्ड और प्लेटिनम को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। इट कैन डिसॉल्व इन नोबल मेटल्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स जो रहेंगे वो रहेंगे HCl के और 1 पार्ट रहेगा नाइट्रिक एसिड का। तो 1 पार्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट जो होते हैं H2SO4 के होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो रहेगा, सॉरी, आपका जो 3 पार्ट्स होते हैं वो HCl के होते हैं और 1 पार्ट जो होता है वो HNO3 का रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक सी के बाद गैलिक जो है वो टाइप हो गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पर उसका वो यहाँ पर गैलिक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोबाल्ट 60 होता है रेडियोथेरेपी में ब्लड कैंसर में यूज किया जाता है और गामा रेस को एमिट करता है। तो कोबाल्ट 60 जो होगा इसका ऑप्शन होगा। अगर हम अदर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो भी यूज किए जाते हैं, बट वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो क्वेश्चन है ये आपने क्लास 11th या क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक ऑप्शन छोड़ा हुआ है, अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी रहती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दीजिए, जिससे आपका भी थोड़ा सा जो माइंड है वो आपको लगना चाहिए कि आपका माइंड जो है वो क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो फैट्स होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है फैट्स के लिए। प्रोटीन के लिए 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम रहती है और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम जो रहती है। तो यहाँ पर फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की तो मैंने बता दी है। अमीनो एसिड की आप चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर पूछा गया है। प्योर वाटर की मोलारिटी
क्या होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, प्योर वाटर की जो मोलारिटी होती है 55.6 होती है, 55.55 होती है, जिसको यहाँ पर 55.6 लिखा गया है। एम जो है वो मोलारिटी की यूनिट है, मोलर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जितने भी वीडियोस इस सीरीज से रिलेटेड देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो IOCL का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो या अदर ब्रांचेस के भी हो या केमिकल इंजीनियरिंग के हो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, तो जो कंपाउंड एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में वो कौन सा होता है? CCl4, ठीक है, CF4, CCl2F2 और नन ऑफ दीस। ठीक है, CCl4 जो होता है वो यूज नहीं किया जाता। मैं आपको बता देती हूँ, डाईफ्लोरोमीथेन जिसको कि R12 बोला जाता है, ये एक कलरलेस गैस होती है जो कि सोल्ड की जाती है ब्रांड नेम फ्रियोन 12 के अंडर। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं CCl2F2, और ये जो होता है ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा CCl2F2। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीरीज को मैं बाइंड अप करूंगी। जितने भी कैंडिडेट्स IOCL का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस सीरीज पर मेरे साथ बने रहें। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।